11। रात भर चंदर को ठीक से नींद नहीं आई। अब गर्मी काफी पड़ने लगी थी। एक सूती चादर से ज्यादा नहीं उड़ा जाता था और चंदर ने वह भी ओढ़ना छोड़ दिया था। लेकिन उस दिन रात को अक्सर एक अजब सी कंपी उसे झकझोर जाती थी और वह कसकर चादर लपेट लेता था। फिर जब उसकी तबीयत घुटने लगती तो वह उठ बैठता था। उसे रात भर नींद नहीं आई। बार बार झपकी आई और लगा कि खिड़की के बाहर सुनसान अंधेरे में से अजब सी आवाजें आती हैं और नागिन बनकर उसकी सांसों में लिपट जाती हैं। वह परेशान हो उठता है। इतने में फिर कहीं से कोई मीठी सतरंगी संगीत की लहर आती है और उसे सचेत और सजग कर जाती है। एक बार उसने देखा कि सुधा और गैसू कहीं चली जा रही हैं। उसने गैसू को कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने सपने में गैसू को पहचान लिया। लेकिन गैसू तो पम्मी की तरह गाउन पहने हुए थी। फिर देखा बिंती रो रही है और इतना बिलक बिलक कर रो रही है कि तबीयत घबरा जाए। घर में कोई नहीं है। चंदर समझ नहीं पाता कि वह क्या करे। अकेले घर में एक अपरिचित लड़की से बोलने का साहस भी नहीं होता उसका। किसी तरह हिम्मत करके वह समीप पहुंचा तो देखा, अरे ये तो सुधा है। सुधा लुटी हुई सी मालूम पड़ती है। वह बहुत हिम्मत करके सुधा के पास बैठ गया। उसने सोचा सुधा को आश्वासन दे, लेकिन उसके हाथों पर जाने कैसे सुकुमार जंजीरें कसी हुई हैं। उसके मुंह पर किसी की सांसों का भार है। वह निश्चेष्ट है। उसका मन अकुला उठा। वह चौंक कर जाग गया तो देखा वह पसीने से तर है। वह उठकर टहलने लगा। वह जाग गया था, लेकिन फिर भी उसका मन स्वस्थ नहीं था। कमरे में ही टहलते टहलते वह फिर लेट गया। लगा जैसे सामने की खुली खिड़की से सैकड़ों तारे टूट टूट कर भयानक तेजी से आ रहे हैं और उसके माथे से टकरा टकरा कर चूर चूर हो जाते हैं। एक मर्मांतक पीड़ा उसकी नसों में खौल उठी और लगा जैसे उसके अंग अंग में चिताएं धधक रही हैं। जैसे तैसे रात कटी और सुबह उठते ही वह यूनिवर्सिटी जाने से पहले सुधा के यहाँ गया। सुधा लेटी हुई पड़ रही थी। डॉक्टर शुक्ला पूजा कर रहे थे। बुआजी शायद रात को चली गई थी, क्योंकि बिंती बैठी तरकारी काट रही थी और खुश नजर आ रही थी। चंदर सुधा के कमरे में गया। देखते ही सुधा मुस्कुरा पड़ी। बोली कुछ नहीं, लेकिन आते ही उसने चंदर के अंग अंग को अपनी निगाहों के स्वागत में समेट लिया। चंदर सुधा के पैरों के पास बैठ गया। कल रात को तुम कार लेकर वापस आए तो चुप्पे से चले गए। सुधा बोली, कहो कल कौन सा खेल देखा? कल बहुत बड़ा खेल देखा। बहुत बड़ा खेल? सुधी। चंदर व्याकुलता से बोला, अरे जाने कैसा मन हो गया कि रात भर नींद ही नहीं आई। और उसके बाद चंदर सब बता गया। कैसे वह सिनेमा गया, उसने पम्मी से क्या बात की, उसके बाद कैसे कार पर उसने चंदर को पास खींच लिया, कैसे वे लोग मैकफसन झील गए और वहां पम्मी पागल हो गई। फिर कैसे चंदर को एकदम सुधा की याद आने लगी और फिर रात भर चंदर को कैसे कैसे सपने आए। सुधा बहुत गंभीर होकर मुंह में पेंसिल दबाए कोहनी टेके बस चुपचाप सुनती रही और अंत में बोली, तो तुम इतने परेशान क्यों हो गए चंदर? उसने तो अच्छी ही बात कही थी। ये तो अच्छा ही है कि ये सब जिसे तुम सेक्स कहते हो ये संबंधों में न आए। उसमें क्या बुराई है? क्या तुम चाहते हो कि सेक्स आए? कभी नहीं। तुम मुझे अभी तक नहीं समझ पाई। तो ठीक है, तुम भी नहीं चाहते कि सेक्स आए और वह भी नहीं चाहती कि सेक्स आए, तो झगड़ा क्या है? क्यों, तुम उदास क्यों हो इतने? सुधा बोली बड़े अचरज से। लेकिन उसका व्यवहार कैसा है? चंदर ने सुधा से कहा। ठीक तो है, उसने बता दिया तुम्हें कि इतना अंतर होना चाहिए। समझ गए, तुम लालची आदमी, चाहते होगे ये भी अंतर न रहे, इसीलिए तुम उदास हो गए। 6। होठों में मुस्कुराहट और आंखों में शरारत की झलक छिपाते हुए सुधा बोली, तुम तो मजाक करने लगी। चंदर बोला। सुधा सिर्फ चंदर की ओर देखकर मुस्कुराती रही। चंदर सामने लगी हुई तस्वीर की ओर देखता रहा। फिर उसने सुधा के कबूतरों जैसे उजले मासूम नन्हे पैर अपने हाथ में ले लिए और भर्राई हुई आवाज में बोला, सुधा तुम कभी हम पर विश्वास न हार बैठना। सुधा ने किताब बंद करके रख दी और उठकर बैठ गई। उसने चंदर के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, पागल कहीं के, हमें कहते हो अभी सुधा में बचपन है और तुम में क्या है? वाह रे छुईमुई के फूल। किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने बदन छू लिया तो घबरा गए। तुमसे अच्छी लड़कियां होती हैं। सुधा ने उसके दोनों हाथ झकझोरते हुए कहा, नहीं सुधी, तुम नहीं समझती। मेरी जिंदगी में एक ही विश्वास की चट्टान है, वह हो तुम। मैं जानता हूं कि कितने ही जल प्रलय हो, लेकिन तुम्हारे सहारे मैं हमेशा ऊपर रहूंगा। तुम मुझे डूबने नहीं दोगी। तुम्हारे ही सहारे मैं लहरों से खेल भी सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा विश्वास अगर कभी हिला तो मैं किन अंधेरी गहराइयों में डूब जाऊंगा, ये कभी मैं सोच नहीं पाता। चंदर ने बड़े कातर स्वर में कहा। सुधा बहुत गंभीर हो गई।
क्षण भर वह चंदर के चेहरे की ओर देखती रही, फिर चंदर के माथे पर झूलती हुई एक लट को ठीक करती हुई बोली, चंदर, और मैं किसके विश्वास पर चल रही हूँ, बोलो। लेकिन मैंने तो कभी नहीं कहा कि चंदर अपना विश्वास मत हारना। और क्या कहूँ, मुझे अपने चंदर पर पूरा विश्वास है, मरते दम तक विश्वास रहेगा। फिर तुम्हारा मन इतना डगमगा क्यों गया? बुरी बात है न? चंदर ने सुधा के कंधे पर अपना सिर रख दिया। सुधा ने उसका हाथ लेकर कहा, लाओ, यहाँ छुआ था पम्मी ने तुम्हें। और उसका हाथ होठों तक ले गई। चंदर कांप गया, आज सुधा को यह क्या हो गया है? लेकिन होठों तक हाथ ले जाकर झाड़ने फेंकने वालों की तरह सुधा ने फूंककर कहा, जाओ, तुम्हारे हाथ से पम्मी के स्पर्श का जहर उतर गया। अब तो ठीक हो गए, पवित्र हो गए। छू मंत्र। चंदर हंस पड़ा, उसका मन शांत हो गया। सुधा में जादू था, सचमुच जादू था। बिंती चाय ले आई, 2 प्याले। सुधा बोली, अपने लिए भी लाओ। बिंती ने सिर हिलाया। सुधा ने चंदर की ओर देखकर कहा, ये पगली जाने क्यों तुमसे झेपती है? झेपती कहाँ हूँ? बिंती ने प्रतिवाद किया और प्याला भी ले आई और जमीन पर बैठ गई। सुधा ने प्याला मुंह से लगाया और बोली, चंदर, तुमने पम्मी को गलत समझा है। पम्मी बहुत अच्छी लड़की है, तुमसे बड़ी भी है और तुमसे ज्यादा समझदार और उसी तरह व्यवहार भी करती है। तुम अगर कुछ सोचते हो तो गलत सोचते हो। मेरा मतलब समझ गए न? जी हाँ गुरुआनी जी, अच्छी तरह से। चंदर ने हाथ जोकर विनम्रता से कहा। बिंती हंस पड़ी और उसकी चाय छलक गई। नीचे रखी हुई चंदर की जरीदार पेशावरी सैंडल भीग गई। बिंती ने झुककर एक अंगोछे से उसे पोंछना चाहा तो सुधा चिल्ला उठी, हाँ हाँ, छुओ मत, कहीं इनकी सैंडल भी बाद में आके न रोने लगे। सुन बिंती, एक लड़की ने कल इन्हें छू लिया तो आप आज उदास थे, अभी तुम सैंडल छुओ तो कहीं जाके कोतावली में रपट न कर दे। चंदर हंस पड़ा और उसका मन धुलकर ऐसे निखर गया जैसे शरद का नीलाभाकाश। अब पम्मी के यहाँ कब जाओगे? सुधा ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। कल जाऊंगा। ठाकुर साहब पम्मी के हाथ अपनी कार बेच रहे हैं तो कागज पर दस्तखत करना है। चंदर ने कहा, अब मैं निडर हूँ। कहो बिंती, तुम्हारे ससुर का क्या कोई खत नहीं आया? बिंती झेप गई। चंदर चल दिया। थोड़ी दूर जाकर फिर मुड़ा और बोला, अच्छा सुधा, आज तक जो काम हो बता दो, फिर 1 महीने तक मुझसे कोई मतलब नहीं। हम थीसिस पूरी करेंगे, समझी? समझे। हाथ पटककर सुधा बोली। 12। सचमुच 1.5 महीने तक चंदर को होश नहीं रहा कि कहाँ क्या हो रहा है। बिसरिया रोज सुधा और बिंती को पढ़ाने आता रहा। सुधा और बिंती दोनों ही का इम्तिहान खत्म हो गया। पम्मी 2 बार सुधा और चंदर से मिलने आई लेकिन चंदर एक बार भी उसके यहाँ नहीं गया। मिश्रा का एक खत बरेली से आया लेकिन चंदर ने उसका भी जवाब नहीं दिया। डॉक्टर साहब ने अपनी पुस्तक के 2 अध्याय लिख डाले लेकिन उसने एक दिन भी बहस नहीं की। बिंती उसे बराबर चाय, दूध, नाश्ता, शरबत और खरबूजा देती रही लेकिन चंदर ने एक बार भी उसके ससुर का नाम लेकर नहीं चिढ़ाया। सुधा क्या करती है, कहाँ जाती है, चंदर से क्या कहती है? चंदर को कोई होश नहीं, बस उसका पेन, उसके कागज, स्टडी रूम की मेज और चंदर है कि आखिर थीसिस पूरी करके ही माना। 7 मई को जब उसने थीसिस का आखिरी पन्ना लिखकर पूरा किया और संतोष की सांस ली तो देखा कि शाम के 5 बजे हैं। सायाबान में अभी पर्दा पड़ा है लेकिन धूप उतार पर है और लू बंद हो गई है। उसकी कुर्सी के पीछे एक चटाई बिछाए हुए सुधा बैठी है। ह्यूगो का अधपड़ा हुआ उपन्यास बगल में खुला हुआ औंधा पड़ा है और आप चंदर की एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब खोले उस पर कलम से कुछ गोदा गोदी कर रही है। सुधा। एक गहरी सांस लेकर अंगड़ाई लेते हुए चंदर ने कहा, लो, आज आखिरकार जान छूटी। बस अब 2-3 महीने में मापदौलत डॉक्टर बन जाएंगे। सुधा अपने कार्य में व्यस्त। चंदर ने क्या कहा, ये सुनकर भी गुम। चंदर ने हाथ बढ़ाकर चोटी झटक दी। हाय रे, हमें नहीं अच्छा लगता चंदर। सुधा बिगड़कर बोली, तुम्हारे काम के बीच में कोई बोलता है तो बिगड़ जाते हो और हमारा काम थोड़े ही महत्वपूर्ण है। कहकर सुधा फिर पेन लेकर गोदने लगी। आखिर कौन सा उपनिषद लिख रही हैं आप? जरा देखें तो। चंदर ने किताब खींच ली। टॉजिक की इकोनॉमिक्स की किताब में एक पूरे पन्ने पर सुधा ने एक बिल्ली बनाई थी और अगर निगाह जरा चूक जाए तो आप कह नहीं सकते थे ये 84 लाख योनियों में से किस योनि का जीव है, लेकिन जून की सुधा कह रही है कि यह बिल्ली है, इसलिए मानना होगा कि यह बिल्ली ही है। चंदर ने सुधा की बांह पकड़कर कहा, उठ, आलसी कहीं की, चल उठा ये पोथा, चल के पापा के पैर छुआएं। सुधा चुपचाप उठी और आज्ञाकारी लड़की की तरह मोटी फाइल उठा ली। दरवाजे तक पहुंचकर रुक गई और चंदर के कंधे पर फाइलें टिकाकर बोली, ऐ चंदर, तो सच्ची अब तुम डॉक्टर हो जाओगे?
और क्या, आहा, कहकर जो सुधा उछली तो फाइल हाथ से खिसकी और सभी पन्ने जमीन पर। चंदर झल्ला गया। उसने गुस्से से लाल होकर एक घूंसा सुधा को मार दिया। अरे राम रे, सुधा ने पीठ सीधी करते हुए कहा, बड़े परोपकारी हो डॉक्टर चंदर कपूर। हमें बिना थीसिस लिखे डिग्री दे दी, लेकिन बहुत जोर की थी। चंदर हंस पड़ा। खैर दोनों पापा के पास गए। वे भी लिखकर ही उठे थे और शरबत पी रहे थे। चंदर ने जाकर कहा, पूरी हो गई, और झुककर पैर छू लिए। उन्होंने चंदर को सीने से लगाकर कहा, बस बेटा, अब तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। अब जुलाई से यूनिवर्सिटी में जरूर आ जाओगे तुम। सुधा ने पोथा कोच पर रख दिया और अपने पैर बढ़ाकर खड़ी हो गई। ये क्या? पापा ने पूछा। हमारे पैर नहीं छुएंगे क्या? सुधा ने गंभीरता से कहा। चल पगली, बहुत बदतमीज होती जा रही है, पापा ने कृत्रिम गुस्से से कहा। चंदर, बहुत सिर चढ़ी हो गई है, जरा दबाकर रखा करो, तुमसे छोटी है कि नहीं? अच्छा पापा, अब आज मिठाई मिलनी चाहिए, सुधा बोली। चंदर ने थीसिस खत्म की है? जरूर जरूर बेटी। डॉक्टर शुक्ला ने जेब से 10 का नोट निकाल कर दे दिया। जाओ मिठाई मंगवाकर खाओ तुम लोग। सुधा हाथ में नोट लिए उछलते हुए स्टडी रूम में आई, पीछे पीछे चंदर। सुधा रुक गई और अपने मन में हिसाब लगाते हुए बोली, 10 रुपये पौंड ऊन, 1 पौंड में 8 लच्छी, 6 लच्छी में 1 शाल, बाकी बची 2 लच्छी, 2 लच्छी में 1 स्वेटर, बस एक बिनती का स्वेटर, एक हमारा शाल। चंदर का माथा ठनका। अब मिठाई की उम्मीद नहीं, फिर भी कोशिश करनी चाहिए। सुधा, अभी से शाल का क्या करोगी? अभी तो बहुत गर्मी है। चंदर बोला, अब की जाड़े में तुम्हारा ब्याह होगा तो आखिर हम लोग नई नई चीज का इंतजाम करें न। अब डॉक्टर हुए, अब डॉक्टर नहीं आएंगी, सुधा बोली। खैर, बहुत मनाने बहलाने फुसलाने पर सुधा मिठाई मंगवाने को राजी हुई। जब नौकर मिठाई लेने चला गया तो चंदर ने चारों ओर देखकर पूछा, कहाँ गई बिनती? उसे भी बुलाओ कि अकेले अकेले खा लोगी। वह पढ़ रही है मास्टर साहब से। क्यों? इम्तिहान तो खत्म हो गया, अब क्या पढ़ रही है? चंदर ने पूछा। विदुषी का दूसरा खंड तो दे रही है न सितंबर में, सुधा बोली। अच्छा, बुलाओ बिसरिया को भी। चंदर बोला। अच्छा, मिठाई आने दो, सुधा ने कहा और फाइल की ओर देखकर कहा, मुझे। क्यों? इस कमबख्त पर बहुत गुस्सा आ रहा है, इसकी वजह से तुम 1.5 महीने सीधे से बोले तक नहीं। इम्तिहान वाले दिन सुबह सुबह तुम्हें हाथ जोड़ने आई तो तुमने सिर पर हाथ भी नहीं रखा, सुधा ने शिकायत के स्वर में कहा। तो अब आशीर्वाद दे दें, अब तो खत्म हुई थीसिस, अब जितना चाहो बात कर लो। थीसिस न लिखते तो फिर तुम्हारे चंदर को उपाधि कहाँ से मिलती? चंदर ने दुलार से कहा। तो फिर कन्वोकेशन पर तुम्हारी गाउन हम पहनकर फोटो खिंचाएंगे, सुधा मचल कर बोली। इतने में नौकर मिठाई ले आया। जाओ, बिनती जी को बुला लाओ, चंदर ने कहा। बिनती आई। तुम पढ़ चुकी? चंदर ने पूछा। अभी नहीं, बिनती बोली। अच्छा, अब आज पढ़ाई बंद करो, उन्हें भी बुला लाओ, मिठाई खाई जाए, चंदर ने कहा। अच्छा, कहकर बिनती जो मुड़ी तो सुधा बोली, अरे लालचिन, ये तो पूछ ले कि मिठाई काहे की है, मुझे मालूम है। बिनती मुस्कुराती हुई बोली, उनके यहाँ आज गए होंगे, पम्मी के यहाँ, फिर आज कुछ उस दिन जैसी बात हुई होगी। सुधा हंस पड़ी। चंदर झेप गया। बिनती चली गई बिसरिया को बुलाने। अब तो ये तुमसे बोलने लगी, सुधा ने कहा। हाँ, ये है बड़ी सुशील लड़की और बहुत शांत, हमें बहुत अच्छी लगती है। बोलना तो जैसे आता ही नहीं इसे। हाँ, लेकिन अब खूब सीख रही है। इसकी गुरु मिली है गैसू, हमसे भी ज्यादा गैसू से पटने लगी है इसकी। दोनों ब्याह करने जा रही हैं और दोनों उसी की बातें करती हैं जब मिलती हैं तब, सुधा बोली। और कविता भी करती है ये, तुम एक बार कह रही थी। चंदर ने पूछा। नहीं जी, असल में एक बड़ी सुंदर सी नोटबुक थी, उसमें ये जाने क्या लिखती थी, हमें नहीं दिखाती थी। बाद में हमने देखा कि एक डायरी है, उसमें धोबी का हिसाब लिखती थी, तो कविता नहीं लिखती। ताज्जुब है, वरना 16 बरस के बाद प्रेम करके कविता करना तो लड़कियों का फैशन हो गया है, उतना ही व्यापक जितना उल्टा पल्ला ओढ़ना। चंदर बोला। चला तुम्हारा नारी पुराण, सुधा बिगड़ी। मिठाई खाने वाले आए, आगे आगे बिनती, पीछे पीछे बिसरिया। अभिवादन के बाद बिसरिया बैठ गया। कहो बिसरिया, तुम्हारी शिष्या कैसी है? बस अद्वितीय, कवि बिसरिया ने सिर हिलाकर कहा। सुधा मुस्कुरा दी चंदर की ओर देखकर। और ये सुधा कैसी थी? बस अद्वितीय, बिसरिया ने उसी तरह कहा। दोनों अद्वितीय हैं, साथ ही? चंदर ने पूछा। सुधा और बिनती दोनों हंस दी।
बिसुरिया नहीं समझ पाया कि उसने कौन सी हंसने की बात की थी, और जब नहीं समझ पाया तो पहले सिर खुजलाने लगा, फिर खुद भी हंस पड़ा। उसकी हंसी पर तीनों और हंस पड़े। चंदर मास्टर साहब भी खूब हैं। एक दिन बिंती को महादेवी की वह कविता पढ़ा रहे थे, विरह का जलजात जीवन, तो पढ़ते पढ़ते बड़ी गहरी सांस भरने लगे। चंदर और बिंती दोनों हंस पड़े। बिसुरिया पहले तो खुद हंसा, फिर बोला, हाँ भाई, क्या करें कपूर, तुम तो जानते ही हो मैं बहुत भावुक हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक बार तो ऐसा हुआ कि पर्चे में एक करुण रस का गीत आ गया अर्थ लिखने को। मैं उसे पढ़ते ही इतना व्यथित हो गया कि उठकर टहलने लगा। प्रोफेसर समझे मैं दूसरे लड़के की कॉपी देखने उठा हूँ, तो उन्होंने निकाल दिया। मुझे निकाले जाने का अफसोस नहीं हुआ, लेकिन कविता पक्का मुझे बहुत रुलाए आई। सुधा हंसी तो चंदर ने आंख के इशारे से मना किया और गंभीरता से बोला, हाँ भाई बिसुरिया, सो तो सही है ही। तुम इतने भावुक न हो तो इतना अच्छा कैसे लिख सकते हो? तो तुमने पर्चा छोड़ दिया? हाँ, मैं पर्चे वगैरह की क्या परवाह करता हूँ। मेरे लिए इन सभी वस्तुओं का कुछ भी अर्थ नहीं। मैं भावना की उपासना करता हूँ। उस समय परीक्षा देने की भावना से ज्यादा सबल उस कविता की करुण भावना थी। और इस तरह मैं कितनी बार फेल हो चुका हूँ। मेरे साथ वह पढ़ता था न हरिहर टंडन, वह अब बस्ती कॉलेज का प्रिंसिपल है। एक मेरा सहपाठी था, वह रेडियो का प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव है। और एक तुम्हारा सहपाठी तो हमने सुना कि असेंबली का स्पीकर भी है। चंदर बात काटकर बोला। सुधा फिर हंस पड़ी, बिंती भी हंस पड़ी। खैर मिठाई का भोग प्रारंभ हुआ। बिसुरिया कुछ तकल्लुफ कर रहा था तो बिंती बोली, खाए, मिठाई तो विरह रोग और भावुकता में बहुत स्वास्थ्यप्रद होती है। अच्छा, अब तो बिंती का कंठ फूट निकला, अपने गुरुजी को बना रही है। चंदर बोला। बिसुरिया थोड़ी देर बाद चला गया। अब मुझे एक पार्टी में जाना है, उसने कहा। जब आखिर में एक रसगुल्ला बच रहा तो बिंती हाथ में लेकर बोली, कौन लेगा? आज पता नहीं क्यों बिंती बहुत खुश थी और बहुत बोल रही थी। चंदर बोला, हमें दो। सुधा बोली, हमें। बिंती ने एक बार चंदर की ओर देखा, एक बार सुधा की ओर। चंदर बोला, देखें, बिंती हमारी है या सुधा की है? बिंती ने झट रसगुल्ला सुधा के मुख में रख दिया और सुधा के सिर पर सिर रखकर बोली, हम अपनी दीदी के हैं। सुधा ने आधा रसगुल्ला बिंती को दे दिया तो बिंती चंदर को दिखलाकर खाते हुए सुधा से बोली, दीदी, ये हमें बहुत बनाते हैं। अब हम भी तुम्हारी तरह बोलेंगे तो इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। हम तुम दोनों मिलके इनका दिमाग ठीक करेंगे। सुधा ने प्यार से बिंती को थपथपाते हुए कहा, अब हम तश्तरियां धोकर रख दें। और तश्तरियां उठाकर चल दी। पानी नहीं दोगी? चंदर बोला। बिंती पानी ले आई और बोली, हम तो आपका इतना काम करते हैं और आप जब देखो तब हमें बनाते रहते हैं। आपको क्या आनंद आता है हमें बनाने में? चंदर ने पल भर बिंती की ओर देखा और बोला, असल में बनने के बाद जब तुम झेप जाती हो तो। हाँ ऐसे ही। बिंती ने फिर झेप कर मुंह छिपा लिया और लाज से सिकुचाकर इंद्रवधू बन गई। बिंती देखने सुनने में बड़ी अच्छी थी। उसकी गठन तो सुधा की तरह नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक फिरोजी आभा थी जिसमें गुलाल के डोरे थे। आंखें उसकी बड़ी बड़ी और पलकों में इस तरह डोलती थी जैसे किसी सुकुमार सीपी में कोई बहुत बड़ा मोती डोले। झेपती थी तो मुंह पर सांझ मुस्कुरा उठती थी और गालों में फूलों के कटोरों जैसे दो छोटे छोटे गड्ढों। और बिंती के अंग अंग में एक रूप की लहर थी जो नागिन की तरह लहराती थी, और उसकी आदत थी कि बात करते समय अपनी गर्दन जरा टेढ़ी कर लेती थी और अंगुलियों से अपने आंचल का छोर उमेटने लगती थी। इस वक्त चंदर की बात पर झेप गई और उसी तरह आंचल के छोर को उमेटती हुई मुस्कान छिपाकर उसने ऐसी निगाह से चंदर की ओर देखा जिसमें थोड़ी लाज, थोड़ा गुस्सा, थोड़ी प्रसन्नता और थोड़ी शरारत थी। चंदर एकदम बोला उठा, अरे सुधा, सुधा, जरा बिंती की आंख देखो इस वक्त आई अभी। बगल के कमरे में तश्तरी रखते हुए सुधा बोली, बड़े खराब हैं आप। बिंती बोली, हाँ, बनाओगी न आज से हमें? हमारा दिमाग ठीक करोगी न? बहुत बोल रही थी, अब बताओ। बताएं क्या? अभी तक हम बोलते नहीं थे तभी न। अब अपनी ससुराल में बोलना टुइयां ऐसी, वही तुम्हारे बोल पर रीझेंगे लोग। चंदर ने फिर छेड़ा, छे राम राम, ये सब मजाक हमसे मत किया कीजिए। दीदी से क्यों नहीं कहते जिनकी अभी शादी होने जा रही है? अभी उनकी कहाँ, अभी तो तय भी नहीं हुई। तय समझिए, फोटो इनकी उन लोगों ने पसंद कर ली। अच्छा एक बात कहें, मानिएगा? बिंती बड़े आग्रह और दीनता के स्वर में बोली। क्या? चंदर ने आश्चर्य से पूछा। बिंती आज सहसा कितना बोलने लगी है। बिंती बोली, नीचे जमीन की ओर देखती हुई, आप हमसे ब्याह के बारे में मजाक न किया कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता। ओहो,
ब्याह अच्छा लगता है लेकिन उसके बारे में मजाक नहीं। गुड़ खाया गुलगुले से परहेज। हाँ, यही तो बात है। बिनती सहसा गंभीर हो गई। आप समझते होंगे कि मैं ब्याह के लिए उत्सुक हूँ, दीदी भी समझती है, लेकिन मेरा ही दिल जानता है कि ब्याह की बात सुनकर मुझे कैसा लगने लगता है। लेकिन फिर भी मैंने ब्याह करने से इनकार नहीं किया। खुद दौड़ दौड़कर उस दिन दुबजी की सेवा में लगी रही, इसलिए कि आप देख चुके हैं कि माँ का व्यवहार मुझसे कैसा है। आप यहाँ इस परिवार को देखकर समझ नहीं सकते कि मैं वहाँ कैसे रहती है, कैसे माँ जी की बातें बर्दाश्त करती हूँ। वह नरक है मेरे लिए, माँ की गोद नरक है और मैं किसी तरह निकल भागना चाहती हूँ। कुछ चैन तो मिलेगा। बिनती की आंखों में आंसू आ गए और सिसकती हुई बोली, लेकिन आप या दीदी जब ये कहते हैं तो मुझे लगता है कि मैं कितनी नीच है, कितनी पतित हूँ कि खुद अपने ब्याह के लिए व्याकुल हैं। लेकिन आप न कहा करें तो अच्छा है। बिनती को आंसुओं का तार बंध गया था। सुधा बगल के कमरे से सब कुछ सुन रही थी। आई और चंदर से बोली, बहुत बुरी बात है। चंदर, बिनती क्यों रो रही हो रानी? बुआ का स्वभाव ही ऐसा है, उससे हमेशा अपना दिल दुखाने से क्या लाभ। और पास जाकर उसको छाती से लगाकर सुधा बोली, मेरी राजदुलारी, अब रोना मत। अच्छा, हम लोग कभी मजाक नहीं करेंगे। बस अब चुप हो जाओ, रानी बिटिया की तरह जाओ मुंह धोआओ। बिनती चली गई। चंदर लज्जित सा बैठा था। लो, अब तुम्हें भी रुलाया रही है क्या? सुधा ने बहुत दुलार से कहा, तुम उससे ससुराल का मजाक मत किया करो। वह बहुत दुखी है और बहुत कदर करती है तुम्हारी। और किसी की मजाक की बात और है, हम या तुम कहते हैं तो उसे लग जाता है। अच्छा, वो कह रही थी, तुम्हारी फोटो उन लोगों ने पसंद कर ली है। चंदर ने बात बदलने के ख्याल से कहा। और क्या, कोई हमारी शक्ल तुम्हारी तरह है कि लोग नापसंद कर दें? सुधा अकड़ कर बोली, नहीं, सच सच बताओ। चंदर ने पूछा। अरे जी, लापरवाही से मुंह बिचकाकर सुधा बोली, उनके पसंद करने से क्या होता है? मैं ब्याह हुआ नहीं करूंगी। तुम इस फेर में न रहना कि हमें निकाल दोगे यहाँ से। इतने में बिनती आ गई। वह भी उदास थी। सुधा उठी और बिनती को पकड़ लाए और धकेलकर चंदर के बगल में बिठा दिया। लो चंदर, अब इसे दुलार कर लो तो अभी गुरगुराने लगे। बिल्ली कहीं की, सुधा ने उसे हल्की सी चपत मारकर कहा। बिनती का मुंह अपनी हथेलियों में लेकर अपने मुंह के पास लाकर आंखों में आंख डालकर कहा, पगली कहीं की, आंसू का खजाना लुटाती फिरती है। चंदर, डॉक्टर, शुक्ला ने पुकारा और चंदर उठकर चला गया। 13 सुधा पर इन दिनों घूमना सवार था। सुबह हुई कि चप्पल पहनी और गायब। गैसू, कामिनी, प्रभा, लीला, शायद ही कोई लड़की बची होगी जिसके यहाँ जाकर सुधा ऊधम न मचा आती हो और चार सुख दुख की बातें न कर आती हो। बिनती को घूमना कम पसंद था। हाँ, जब कभी सुधा गैसू के यहाँ जाती थी तो बिनती जरूर जाती थी। उसे सुधा की सभी मित्रों में गैसू सबसे ज्यादा पसंद थी। डॉक्टर शुक्ला के बयूरों में छुट्टी हो चुकी थी पर वे सुधा का ब्याह तय करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वह बाहर भी नहीं गए थे। चंदर 1.5 महीने तक लगातार मेहनत करने के बाद पढ़ाई लिखाई की ओर से आराम कर रहा था और उसने निश्चित कर लिया था कि अब बरसात के पहले वह किताब छुएगा नहीं। बड़े आराम के दिन कटते थे उसके। सुबह उठकर साइकिल पर गंगा नहाने जाता था और वहां अक्सर ठाकुर साहब से भी मुलाकात हो जाती थी। डॉक्टर शुक्ला ने भी कई दफे इरादा किया कि वे गंगाजी चला करे, लेकिन एक तो उनसे दिन में काम नहीं होता था, शाम को वे घूमते और सुबह उठकर किताब लिखते थे। एक दिन सुबह लिख रहे थे कि चंदर आया और उनके पैर छूकर बोला, प्रांतीय सरकार का वह पुरस्कार कल शाम को आ गया। कौन सा? वह जो उत्तर प्रांत में माता और शिशुओं की मृत्यु संख्या पर मैंने निबंध लिखा था, उसी पर। तो क्या पदक आ गया? डॉक्टर शुक्ला ने कहा। जी। अपनी जेब में से एक मखमली डिब्बा निकालकर चंदर ने दिया। पदक बहुत सुंदर था, जगमगाता हुआ स्वर्ण पदक जिसमें प्रांतीय राजमुद्रा अंकित थी। ईश्वर तुम्हें बहुत यशस्वी करे जीवन में। डॉक्टर शुक्ला ने पदक उसकी कमीज में अपने हाथों से लगा दिया। जाओ, अंदर सुधा को दिखाओ। चंदर जाने लगा तो डॉक्टर साहब ने बुलाया। अच्छा, अब सुधा की शादी का इंतजाम करना है। हमसे तो कुछ होने से रहा, तुम्ही को सब करना होगा। और सुनो, जेठ दशहरा को लड़के का भाई और माँ देखने आ रही हैं, और बहन भी आएंगी गांव से। अच्छा। चंदर बैठ गया कुर्सी पर और बोला, कहाँ है लड़का? क्या करता है? लड़का शाहजहांपुर में है, घर के जमींदार है ये लोग। लड़का एमए है और अच्छे विचारों का है। उसने लिखा है कि सिर्फ 10 आदमी बारात में आएंगे, एक दिन रुकेंगे, संस्कार के बाद चले जाएंगे। सिवा लड़की के गहने कपड़े और लड़के के गहने कपड़ों के और कुछ भी नहीं स्वीकार करेंगे। अच्छा, ब्राह्मणों में तो ऐसा कुल नहीं मिलेगा।
तभी तो सुधा की किस्मत है, वरना तुम बिंती के ससुर को तो देख ही चुके हो। अच्छा जाओ, सुधा से मिल आओ। वह सुधा के कमरे में आ गया। सुधा थी ही नहीं, वह आंगन में आया। देखा महाराजन खाना बना रही है और बिंती बरामदे में बुरादे की अंगीठी पर पकौड़ियाँ बना रही है। आइए, बिंती बोली, दीदी तो गई है गैसू को बुलाने। आज गैसू की दावत है, पीढ़े पर बैठिएगा, लीजिए। एक पीढ़ा चंदर की ओर बिंती ने खिसका दिया। चंदर बैठ गया। बिंती ने उसके हाथ में मखमली डिब्बा देखा तो पूछा, यह क्या लाए? कुछ दीदी के लिए है क्या? ये तो अंगूठी मालूम पड़ती है। अंगूठी? वह क्या दाल में मिला के खाएगी? जंगली कहीं की, उसे क्या तमीज है अंगूठी पहनने की? हमारी दीदी के लिए ऐसी बात की तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, उसे बिंती ने उसी तरह गर्दन टेढ़ी कर आंखें दुलाते हुए धमकाया। उन्हें नहीं अंगूठी पहननी आएगी तो क्या आपको आएगी? अब ब्याह में 16 सिंगार करेगी। अच्छा, दीदी कैसी लगेंगी घूंघट काट के? अभी तक तो सिर खोले चकई की तरह घूमती फिरती हैं। तुमने तो डाल ली आदत ससुराल में रहने की। चंदर ने बिंती से कहा। अरे हमारा क्या? एक गहरी सांस लेते हुए बिंती ने कहा, हम तो उसी के लिए बने थे, लेकिन सुधा दीदी को ब्याह शादी में न फंसना पड़ता तो अच्छा था। दीदी इन सब के लिए नहीं बनी थी। आप मामाजी से कहते क्यों नहीं? चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा हुआ सोचता रहा। बिंती भी कड़ाही में से पकौड़ियाँ निकाल निकाल कर थाली में रखने लगी। थोड़ी देर बाद जब वह घी में पकौड़ियाँ डाल चुकी तब भी वह वैसे ही गुमसुम बैठा सोच रहा था। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं बताएगा? फिर अभी हम दीदी से कह देंगे कि बैठ बैठे सोच रहे थे। बिंती बोली, क्या तुम्हारी दीदी का डर पड़ा है? चंदर ने कहा, अपने दिल से पूछिए, हमसे नहीं बन सकते आप। बिंती ने मुस्कुराकर कहा और उसके गालों में फूलों के कटोरे खिल गए। अच्छा, इस डिब्बे में क्या है? कुछ प्राइवेट? नहीं जी, प्राइवेट क्या होगा, और वह भी तुमसे सोने का मेडल है। मिला है मुझे एक लेख पर। और चंदर ने डिब्बा खोलकर दिखला दिया। आहा, ये तो बहुत अच्छा है, हमें दे दीजिए। बिंती बोली, क्या करेगी तू? चंदर ने हंसकर पूछा, अपने आने वाले जीजाजी के लिए कान के बुंदे बनवा लेंगे। बिंती बोली, अरे हाँ, आपको एक चीज दिखाएंगे। क्या? यह नहीं बताते, देखिएगा तो उछल पड़िएगा। तो दिखाओ ना, अभी तो दीदी आ रही होंगी। दीदी के सामने नहीं दिखाएंगे, सुधा से छिपाकर हम कुछ नहीं कर सकते, ये तुम जानती हो। चंदर बोला, छिपाने की बात थोड़े ही है, देखकर तब उन्हें बता दीजिएगा। वैसे वो खुद ही सुधा दीदी से क्या छिपाते हैं। लो, सुधा दीदी तो आ गई। चंदर ने पीछे मुड़कर देखा। सुधा के हाथ में एक लंबा सा सरकंडा था और उसे झंडे की तरह फहराती हुई चली आ रही थी। चंदर हंस पड़ा, खिल गए दीदी को देखते ही। बिंती बोली और एक गरम पकौड़ी चंदर के ऊपर फेंक दी। अरे, बड़ी शैतान हो गई हो तुम, इधर पाजी कहीं की। चंदर बोला। सुधा चप्पल उतारकर अंदर आई, झूमती इठलाती हुई चली आ रही थी। कहो, सेठ स्वार्थीमला, उसने चंदर को देखते ही कहा। सुबह हुई और पकौड़ी की महक लग गई तुम्हें। पीढ़ा खींचकर उसके बगल में बैठ गई और सरकंडा चंदर के हाथ पर रखते हुए बोली, लो, ये गन्ना घर में बो देना और गैंडेरी खाना। अच्छा, और हाथ बढ़ाकर वह डिबिया उठा ली और बोली, इसमें क्या है? खोले या न खोले? अच्छा, खत तक तो हमारे बिना पूछे खोल लेती हो, इसे पूछ के खोलोगी? अरे, हमने सोचा शायद इस डिबिया में पम्मी का दिल बंद हो, तुम्हारी मित्र है, शायद स्मृति चिन्ह में वही दे दिया हो। और सुधा ने डिबिया खोली तो उछल पड़ी। ये तो उसी निबंध पर मिला है जिसका चार्ट तुम बनाए थे। हाँ, तब तो ये हमारा है। डिबिया अपने वक्ष में छिपाकर सुधा बोली, तुम्हारा तो है ही, मैं अपना कब कहता हूँ। चंदर ने कहा, लगाकर देखें, और उठकर सुधा चल दी। बिंती, 2 पकौड़ी तो दो। और 2 पकौड़ियाँ लेकर खाते हुए चंदर सुधा के कमरे में गया। देखा, सुधा शीशे के सामने खड़ी है और मेडल अपनी साड़ी में लगा रही है। वह चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा। सुधा ने मेडल लगाया और क्षण भर तनकर देखती रही, फिर उसे एक हाथ से वक्ष पर चिपका लिया और मुंह झुकाकर उसे चूम लिया। बस कर दिया न गंदा उसे। चंदर मौका नहीं चुका, और सुधा तो जैसे पानी पानी। गालों से लाज की रत्नारी लपटे फूटी और एड़ी तक धधक उठी। फौरन शीशे के पास से हट गई और बिगड़ कर बोली, चोर कहीं के, क्या देख रहे थे? बिंती इतने में तश्तरी में पकौड़ी रखकर ले आई। सुधा ने झट से मेडल उतार दिया और बोली, लो, रखो सहेज कर। क्यों पहने रहो ना? ना बाबा, पराई चीज, अभी खो जाए तो डांड भरना पड़े। और मेडल चंदर की।
गोद में रख दिया। बिंती ने धीमे से कहा, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरोंगी। चंदर और सुधा दोनों झेप गए। लो, गैसू आ गई। सुधा की जान में जान आ गई। चंदर ने बिंती का कान पकड़ कर कहा, बहुत उल्टा सीधा बोलने लगी है। बिंती ने कान छुड़ाते हुए कहा, कोई झूठ थोड़े ही कहती हूँ। चंदर चुपचाप सुधा के कमरे में पकौड़ियाँ खाता रहा। बगल के कमरे में सुधा, गैसू, फूल और हसरत बैठे बातें करते रहे। बिंती उन लोगों को नाश्ता देती रही। उस कमरे में नाश्ता पहुंचाकर बिंती एक गिलास में पानी लेकर चंदर के पास आई और पानी रखकर बोली, अभी हलवा ला रही हूँ, जाना मत। और पल भर में तश्तरी में हलवा रखकर ले आई। अब मैं चल रहा हूँ। चंदर ने कहा, बैठो, अभी हम एक चीज दिखाएंगे, जरा गैसू से बात कराएं। बिंती बड़े भोले स्वर में बोली, आइए हसरत मियाँ। और पल भर में नन्हे मुन्ने से 6 वर्ष के हसरत मियाँ तंजेब का कुर्ता और चूड़ीदार पायजामे पर पीले रेशम की जाकेट पहने कमरे में खरगोश की तरह उछल आए। आदाबर्ज। बड़े तमीज से उन्होंने चंदर को सलाम किया। चंदर ने उसे गोद में उठाकर पास बिठा दिया। लो, हलवा खाओ हसरत। हसरत ने सिर हिला दिया और बोला, गैसू ने कहा था, जाकर चंदर भाई से हमारा आदाब कहना और कुछ खाना मत। हम खाएंगे नहीं। चंदर बोला, हमारा भी नमस्ते कह दो उनसे जाकर। हसरत उठ खड़ा हुआ, हम कह आएं। फिर मुड़कर बोला, आप तब तक हलवा खत्म कर देंगे। चंदर हंस पड़ा, नहीं, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, जाओ। हसरत सिर हिलाता हुआ चला गया। इतने में सुधा आई और बोली, गैसू की गजल सुनो यहाँ बैठकर। आवाज आ रही है न? फूल भी आई है, इसलिए गैसू तुम्हारे सामने नहीं आएगी, वरना फूल अम्मी जान से शिकायत कर देगी। लेकिन वो तुमसे मिलने को बहुत इच्छुक है। अच्छा, यहीं से सुनना बैठे बैठे। सुधा चली गई। गैसू ने गाना शुरू किया, बहुत महीन, पतली लेकिन बेहद मीठी आवाज में, जिसमें कसक और नशा दोनों घुले मिले थे। चंदर एक तकिया टेक कर बैठ गया और उनींदा सा सुनने लगा। गजल खत्म होते ही सुधा भागकर आई, कहो सुन लिया न? और उसके पीछे पीछे आया हसरत और सुधा के पैरों में लिपट कर बोला, सुधा, हम हलवा नहीं खाएंगे। सुधा हंस पड़ी, पागल कहीं का, ले खा। और उसके मुंह में हलवा हूंस दिया। हसरत को गोद में लेकर वह चंदर के पास बैठ गई और गैसू के बारे में बताने लगी। गैसू गर्मियां बिताने नैनीताल जा रही है। वहीं अख्तर की अम्मी भी आएंगी और मंगनी की रस्म वहीं पूरी करेगी। अब वह पड़ेगी नहीं, जुलाई तक उसका निकाह हो जाएगा। कल रात की गाड़ी से जा रहे हैं ये लोग, वगैरह वगैरह। बिंती बैठी बैठी गैसू और फूल से बातें करती रही। थोड़ी देर बाद सुधा उठकर चली गई। तुम जाना मत, आज खाना यही खाना, मैं बिंती को तुम्हारे पास भेज रही हूँ, उससे बातें करते रहना। थोड़ी देर बाद बिंती आई। उसके हाथ में कुछ था जिसे वह अपने आंचल से छिपाए हुई थी। आई और बोली, अब दीदी नहीं है, जल्दी से देख लीजिए। क्या है? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। जीजाजी की फोटो, बिंती ने मुस्कुराकर कहा और एक छोटी सी बहुत कलात्मक फोटो चंदर के हाथ में रख दी। अरे ये तो मिश्र है, कॉमरेड कैलाश मिश्र। और चंदर के दिमाग में बरेली की बातें, लाठीचार्ज, सभी कुछ घूम गया। चंदर के मन में इस वक्त जाने कैसा सा लग रहा था। कभी बड़ा अचरज होता, कभी एक संतोष होता कि चलो सुधा के भाग्य की रेखा उसे अच्छी जगह ले गई। फिर कभी सोचता कि मिश्र इतना विचित्र स्वभाव का है, सुधा की उससे निभेगी या नहीं। फिर सोचता, नहीं, सुधा भाग्यवान है, इतना अच्छा लड़का मिलना मुश्किल था। आप इन्हें जानते हैं? बिंती ने पूछा। हाँ, सुधा भी उन्हें नाम से जानती है, शक्ल से नहीं। लेकिन अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का। चंदर ने एक गहरी सांस लेकर कहा और फिर चुप हो गया। बिंती बोली, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। पलकों में आए हुए आंसू रोककर और होठों पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए बोला, मैं सोच रहा हूँ, आज कितना संतोष है मुझे, कितनी खुशी है मुझे कि सुधा एक ऐसे घर जा रही है जो इतना अच्छा है, ऐसे लड़के के साथ जा रही है जो इतना ऊंचा। कहते कहते चंदर की आंखें भर आईं। बिंती चंदर के पास खड़ी होकर बोली, छिह चंदर बाबू, आपकी आंखों में आंसू, ये तो अच्छा नहीं लगता। जितनी पवित्रता और ऊंचाई से आपने सुधा के साथ निबाह किया है, ये तो शायद देवता भी नहीं कर पाते। और दीदी ने आपको जैसा निश्चल प्यार दिया है, उसको पाकर तो आदमी स्वर्ग से भी ऊंचा उठ जाता है, फौलाद से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। फिर आज इतने शुभ अवसर पर आप में कमजोरी कहाँ से? हमें तो बड़ी शर्म लग रही है। आज तक दीदी तो दूर, हम तक को आप पर गर्व था। अच्छा, मैं फोटो रख तो आऊं, वरना दीदी आ जाएंगी। बिंती ने फोटो ली और चली गई। बिंती जब लौटी तो चंदर स्वस्थ था। बिंती की ओर क्षण भर चंदर ने देखा और कहा, मैं इसलिए नहीं रोया था बिंती,
मुझे ये लगा कि यहाँ कैसा लगेगा। खैर जाने दो, एक दिन तो ऐसा होता ही है न, सहना पड़ेगा। बिंती बोली। हाँ, सो तो है। अच्छा बिंती, सुधा ने ये फोटो देखी है? चंदर ने पूछा। अभी नहीं, असल में मामाजी ने मुझसे कहा था कि यह फोटो दिखा दे सुधा को, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने उनसे कह दिया कि चंदर आएंगे तो दिखा देंगे, आप जब ठीक समझे तो दिखा दें। जेठ दशहरा अगले ही मंगल को है, बिंती ने कहा। अच्छा, एक गहरी सांस लेकर चंदर बोला। बिंती थोड़ी देर तक चंदर की ओर एकटक देखती रही। चंदर ने उसकी निगाह चुरा ली और बोला, क्या देख रही हो बिंती? देख रही हूँ कि आपकी पलकें झपकती है या नहीं। बिंती बहुत गंभीरता से बोली। क्यों? इसलिए कि मैंने सुना था देवताओं की पलकें कभी नहीं गिरती। चंदर एक फीकी हंसी हंसकर रह गया। नहीं, आप मजाक न समझें। मैंने अपनी जिंदगी में जितने लोग देखे उनमें आप जैसा कोई भी नहीं मिला। कितने ऊंचे हैं आप, कितना विशाल हृदय है आपका। दीदी कितनी भाग्यशाली हैं। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। जाओ फोटो ले आओ, उसने कहा। आज ही दिखा दूं। जाओ खाना भी ले आओ। अब घर जाकर क्या करना है? पापा को खाना खिलाने के बाद चंदर और सुधा खाने बैठे। महाराजन चली गई थी, इसलिए बिंती सेक सेंक कर रोटी दे रही थी। सुधा एक रेशमी सनिया पहने चौके के अंदर खा रही थी और चंदर चौके के बाहर। सुबह के कच्चे खाने में डॉक्टर शुक्ला बहुत छूट छाट का विचार रखते थे। देखो, आज बिंती ने रोटी बनाई है तो कितनी मीठी लग रही है। एक तुम बनाती हो कि मालूम ही नहीं पड़ता रोटी है कि सोख्ता, चंदर ने सुधा को चिढ़ाते हुए कहा। सुधा ने हंसकर कहा, हमें बिंती से लड़ाने की कोशिश कर रहे हो? बिंती की हमसे जिंदगी भर लड़ाई नहीं हो सकती। अरे हम सब समझते हैं इनकी बात, बिंती ने रोटी पटकते हुए कहा। और जब सुधा सिर झुकाकर खाने लगी तो बिंती ने आंख के इशारे से पूछा, कब दिखाओगे? चंदर ने सिर हिलाया और फिर सुधा से बोला, तुम उन्हें चिट्ठी लिखोई। किन्हें? कैलाश मिश्रा को, वही बरेली वाले। उन्होंने हमें खत लिखा था, उसमें तुम्हें प्रणाम लिखा था। चंदर बोला। नहीं, खत वत नहीं लिखते, उन्हें एक दफे बुलाओ तो यहाँ। हाँ बुलाएंगे, अब महीने 2 महीने बाद, तब तुमसे खूब परिचय करा देंगे और तुम्हें उसकी पार्टी में भी भर्ती करा देंगे। चंदर ने कहा। क्या? हम मजाक नहीं करते, हम सचमुच समाजवादी दल में शामिल होंगे। सुधा बोली। अब हम सोचते हैं कुछ काम करना चाहिए, बहुत खेल कूद लिए, बचपन निभा लिया। उन्होंने अपना चित्र भेजा है, देखोगी? चंदर ने जेब में हाथ डालते हुए पूछा। कहाँ? सुधा ने बहुत उत्सुकता से पूछा। निकालो देखें। पहले बताओ, हमें क्या इनाम दोगी? बहुत मुश्किल से भेजा उन्होंने चित्र। चंदर ने कहा, इनाम देंगे इन्हें। सुधा बोली और झट से झपटकर चित्र छीन लिया। अरे, छू लिया चौके में से, बिंती ने दबी जबान से कहा। सुधा ने थाली छोड़ दी। अब छू गई थी वह, अब खा नहीं सकती थी। अच्छी फोटो देखी दीदी, सामने की थाली छूट गई, बिंती ने कहा। 14। सुधा ने हाथ धोकर आंचल के छोर से पक्का फोटो देखी और बोली, चंदर सचमुच देखो, कितने अच्छे लग रहे हैं, कितना तेज है चेहरे पर, और माथा देखो कितना ऊंचा है। सुधा फोटो देखती हुई बोली, अच्छी लगी फोटो, पसंद है? चंदर ने बहुत गंभीरता से पूछा। हाँ हाँ, और समाजवादियों की तरह नहीं लगते थे। सुधा बोली। अच्छा सुधा, यहाँ आओ। और चंदर के साथ सुधा अपने कमरे में जाकर परलिन पर बैठ गई। चंदर उसके पास बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी अंगूठी घुमाते हुए बोला, सुधा एक बात कहे, मानोगी? क्या? सुधा ने बहुत दुलार और भोलेपन से पूछा। पहले बता दो कि मानोगी। चंदर ने उसकी अंगूठी की ओर एकटक देखते हुए कहा। फिर, हमने कभी कोई बात तुम्हारी टाली है? क्या बात है? तुम मानोगी चाहे कुछ भी हो? चंदर ने पूछा। हाँ हाँ, कह तो दिया, अब कौन सी तुम्हारी ऐसी बात है जो तुम्हारी सुधा नहीं मान सकती? आंखों में, वाणी में, अंग अंग से सुधा के आत्मसमर्पण छलक रहा था। फिर अपनी बात पर कायम रहना, सुधा। देखो, उसने सुधा की उंगलियां अपनी पलकों से लगाते हुए कहा, सुधी मेरी, तुम उस लड़के से ब्याह कर लो। क्या? सुधा चोट खाए नागिन की तरह तड़प उठी। इस लड़के से यही शक्ल है इसकी हमसे ब्याह करने की। चंदर, हम ऐसा मजाक नापसंद करते हैं, समझे कि नहीं, इसलिए बड़े प्यार से बुला लाए, बड़ा दुलार कर रहे थे। तुम अभी वायदा कर चुकी हो? चंदर ने बहुत आजिजी से कहा। वायदा कैसा? तुम कब अपने वायदे निभाते हो? और फिर यह धोखा देकर वायदा कराना क्या? हिम्मत थी तो साफ साफ कहते, हमसे हमारे मन में आता सो कहते। हमें इस तरह से बांध कर क्यों बलिदान चढ़ा रहे हो? और सुधा मारे गुस्से के रोने लगी। चंदर स्तब्ध।
उसने इस दृश्य की कल्पना ही नहीं की थी। वह क्षण भर खड़ा रहा। वह क्या कहे सुधा से, कुछ समझ ही में नहीं आता था। वह गया और रोती हुई सुधा के कंधे पर हाथ रख दिया। हटो उधर। सुधा ने बहुत रुखाई से हाथ हटा दिया और आंचल से सिर ढकती हुई बोली, मैं ब्याह नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, किसी से नहीं करूंगी। तुम सभी लोगों ने मिलकर मुझे मार डालने की ठानी है, तो मैं अभी सिर पटक कर मर जाऊंगी। और मारे टैश की सचमुच सुधा ने अपना सिर दीवार पर पटक दिया। अरे! डॉक्टर चंदर ने सुधा को पकड़ लिया, मगर सुधा ने गरज कर कहा, दूर हटो चंदर, छूना मत मुझे। और जैसे उसमें जाने कहाँ की ताकत आ गई है, उसने अपने को छुड़ा लिया। चंदर ने दबी जबान से कहा, छे सुधा, ये तुमसे उम्मीद नहीं थी मुझे। ये भावुकता तुम्हें शोभा नहीं देती। बातें कैसी कर रही हो तुम? हम वही चंदर हैं न? हाँ, वही चंदर हो। और तभी तो इस सारी दुनिया में तुम ही एक रह गए हो मुझे फोटो दिखाकर पसंद कराने को। सुधा सिसक सिसक कर रोने लगी, पापा ने भी धोखा दे दिया। हमें पापा से यह उम्मीद नहीं थी। पगली, कौन अपनी लड़की को हमेशा अपने पास रख पाया है? चंदर बोला। तुम चुप रहो चंदर, हमें तुम्हारी बोली जहर लगती है। सुधा, ये फोटो तुम्हें पसंद है? तुम्हारी जबान हिली कैसे? शर्म नहीं आई तुम्हें? हम कितना मानते थे पापा को, कितना मानते थे तुम्हें। हमें यह नहीं मालूम था कि तुम लोग ऐसा करोगे। थोड़ी देर चुपचाप सिसकती रही सुधा और फिर धधक कर उठी। कहाँ है वह फोटो? लाओ, अभी मैं जाऊंगी पापा के पास। मैं कहूंगी उनसे, हाँ, मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ। वह बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूंगी, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। झूठी बात है। और उठकर पापा के कमरे की ओर जाने लगी। खबरदार, जो कदम बढ़ाया। चंदर ने डांट कर कहा, बैठो इधर। मैं नहीं रुकूंगी। सुधा ने अकड़ कर कहा, नहीं रुकोगी, नहीं रुकूंगी। और चंदर का हाथ तैश में उठा और एक भरपूर तमाचा सुधा के गाल पर पड़ा। सुधा के गाल पर नीली उंगलियां उपट आईं। वह स्तब्ध, जैसे पत्थर बन गई हो। आंख में आंसू जम गए, पलकों में निगाहें जम गईं, होठों में आवाजें जम गईं और सीने में सिसकियां जम गईं। चंदर ने एक बार सुधा की ओर देखा और कुर्सी पर जैसे गिर पड़ा और सिर पटक कर बैठ गया। सुधा कुर्सी के पास जमीन पर बैठ गई, चंदर के घुटनों पर सिर रख दिया। बड़ी भारी आवाज में बोली, चंदर, देखिए तुम्हारे हाथ में चोट तो नहीं आई? चंदर ने सुधा की ओर देखा, एक ऐसी निगाह से जिसमें कब्र मुंह फाड़कर जमुहाई ले रही थी। सुधा एकाएक फिर सिसक पड़ी और चंदर के पैरों पर सिर रखकर बोली, चंदर, सचमुच मुझे अपने आश्रय से निकालकर ही मानोगे? चंदर, मजाक की बात दूसरी है, जिंदगी में तो दुश्मनी मत निकाला करो। चंदर एक गहरी सांस लेकर चुप हो गया और सिर थाम कर बैठ गया। 5 मिनट बीत गए। कमरे में सन्नाटा, गहन खामोशी। सुधा चंदर के पांवों को छाती से चिपकाए सूनी सूनी निगाहों से जाने कुछ देख रही थी। दीवारों के पार, दिशाओं के पार, क्षितिजों से परे दीवार पर घड़ी चल रही थी, टिक टिक। चंदर ने सिर उठाया और कहा, सुधा, हमारी तरफ देखो। सुधा ने सिर ऊपर उठाया। चंदर बोला, सुधा, तुम हमें जाने क्या समझ रही होगी, लेकिन अगर तुम समझ पाती कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या समझता हूँ। सुधा कुछ नहीं बोली। चंदर कहता गया, मैं तुम्हारे मन को समझता हूँ सुधा। तुम्हारे मन ने जो तुमसे नहीं कहा वह मुझसे कह दिया था। लेकिन सुधा, हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी में क्या इसलिए आए कि एक दूसरे को कमजोर बना दे, या हम लोगों ने स्वर्ग की ऊंचाइयों पर साथ बैठकर आत्मा का संगीत सुना सिर्फ इसलिए कि उसे अपने ब्याह की शहनाई में बदल दें? गलत मत समझो चंदर, मैं गैसू नहीं कि अख्तर से ब्याह के सपने देखे, और न तुम ही अख्तर हो। चंदर, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए राखी के सूत से भी ज्यादा पवित्र रही हूँ, लेकिन मैं जैसी हूँ मुझे वैसी ही क्यों नहीं रहने देते? मैं किसी से शादी नहीं करूँगी, मैं पापा के पास रहूँगी। शादी को मेरा मन नहीं कहता, मैं क्यों करूँ? तुम गुस्सा मत हो, दुखी मत हो, तुम आज्ञा दोगे तो मैं कुछ भी कर सकती है, लेकिन हत्या करने से पहले ये तो देख लो कि मेरे हृदय में क्या है। सुधा ने चंदर के पांवों को अपने हृदय से और भी दबाकर कहा, सुधा, तुम एक बात सोचो, अगर तुम सबका प्यार बटोरती चलती हो तो कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी है या नहीं? पापा ने आज तक तुम्हें किस तरह पाला? अब क्या तुम्हारा ये फर्ज है कि तुम उनकी बात को ठुकराओ? और एक बात और सोचो, हम पर कुछ विश्वास करके ही उन्होंने कहा है कि मैं तुमसे फोटो पसंद कराऊं। अगर अब तुम इनकार कर देती हो तो एक तरफ पापा को तुमसे धक्का पहुंचेगा, दूसरी तिरपन और मेरे प्रति उनके विश्वास को कितनी चोट लगेगी। हम उन्हें क्या मुंह दिखाने लायक रहेंगे भला? तो तुम क्या चाहती हो? महज अपनी थोड़ी सी भावुकता के पीछे तुम सभी की जिंदगी चौपट करने के लिए तैयार हो? ये तुम्हें शोभा नहीं देता है
क्या कहेंगे पापा कि चंदर ने अभी तक तुम्हें यही सिखाया था? हमें लोग क्या कहेंगे? बताओ, आज तुम शादी न करो, उसके बाद पापा हमेशा के लिए दुखी रहा करे और दुनिया हमें कहा करे, तब तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं, सुधा ने भारी हुए गले से कहा। तब और फिर एक बात और है न सुधी, सोने की पहचान आग में होती है न लपटों में, अगर उसमें और निखार आए तभी वह सच्चा सोना है। सचमुच मैंने तुम्हारे व्यक्तित्व को बनाया है या तुमने मेरे व्यक्तित्व को बनाया है, ये तो तभी मालूम होगा जबकि हम लोग कठिनाइयों से, वेदनाओं से, संघर्षों से खेले और बाद में विजयी हों, और तभी मालूम होगा कि सचमुच मैंने तुम्हारे जीवन में प्रकाश और बल दिया था। अगर सदा तुम मेरी बाहों की सीमा में रही और मैं तुम्हारी पलकों की छांव में रहा और बाहर के संघर्षों से हम लोग डरते रहे तो कायरता है। और मुझे अच्छा लगेगा कि दुनिया कहे कि मेरी सुधा, जिस पर मुझे नाज था, वह काय है। बोलो, तुम काय कहलाना पसंद करोगी? हाँ, सुधा ने फिर चंदर के घुटनों में मुंह छिपा लिया। क्या यह मैं सुधा के मुंह से सुन रहा हूँ? छे पगली, अभी तक तेरी निगाहों ने मेरे प्राणों में अमृत भरा है और मेरी सांसों ने तेरे पंखों में तूफानों की तेजी। और तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए कि अब सामने जो रास्ता है उसमें हम लोगों को ये सिद्ध करने का अवसर मिलेगा कि सचमुच हम लोगों ने एक दूसरे को ऊंचाई और पवित्रता दी है। मैंने आज तक तुम्हारी सहायता पर विश्वास किया था, आज क्या तुम मेरा विश्वास तोड़ दोगी? सुधा, इतनी क्रूर क्यों हो रही हो आज तुम साधारण लड़की नहीं हो, तुम ध्रुवतारा से ज्यादा प्रकाशमान हो। तुम ये क्यों चाहती हो कि दुनिया कहे सुधा भी एक साधारण सी भावुक लड़की थी और आज मैं अपने कान से सुनूं? बोलो सुधी, चंदर ने सुधा के सिर पर हाथ रखकर कहा। सुधा ने आंखें उठाई, बड़ी कातर निगाहों से चंदर की ओर देखा और सिर झुका लिया। सुधा के सिर पर हाथ फेरते हुए चंदर बोला, सुधा, मैं जानता हूँ मैं तुम पर शायद बहुत सख्ती कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे सिवा और कौन है मेरा बताओ? तुम्हीं पर अपना अधिकार भी आजमा सकता हूँ। विश्वास करो मुझ पर सुधा, जीवन में अलगाव, दूरी, दुख और पीड़ा आदमी को महान बना सकती है। भावुकता और सुख हमें ऊंचे नहीं उठाते। बताओ सुधा, तुम्हें क्या पसंद है? मैं ऊंचा उठूं तुम्हारे विश्वास के सहारे, तुम ऊंची उठो मेरे विश्वास के सहारे, इससे अच्छा और क्या है सुधा? चाहो तो मेरे जीवन को एक पवित्र साधन बना दो, चाहो तो एक छिछली अनुभूति। सुधा ने एक गहरी सांस ली, क्षण भर घड़ी की ओर देखा और बोली, इतनी जल्दी क्या है अभी चंद्र? तुम जो कहोगे मैं कर लूंगी। और फिर वो सिसकने लगी, लेकिन इतनी जल्दी क्या है, अभी मुझे पढ़ लेने दो। नहीं, इतना अच्छा लड़का फिर मिलेगा नहीं, और इस लड़के के साथ तुम वहां पढ़ भी सकती हो। मैं जानता हूँ उसे, वह देवताओं सा निश्चल है। बोलो, मैं पापा से कह दूं कि तुम्हें पसंद है? सुधा कुछ नहीं बोली। मौन का मतलब हाँ है न? चंदर ने पूछा। सुधा ने कुछ नहीं कहा, झुककर चंदर के पैरों को अपने होठों से छू लिया और पलकों से 2 आंसू चूपड़े। चंदर ने सुधा को उठा लिया और उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, ईश्वर तुम्हारी आत्मा को सदा ऊंचा बनाएगा सुधा। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, मुझे तुम पर गर्व है, और फोटो उठाकर बाहर चलने लगा। कहाँ जा रहे हो? जाओ मत। सुधा ने उसका कुर्ता पक्का बड़ी आजिजी से कहा, मेरे पास रहो, तबीयत घबराती है। चंदर पलंग पर बैठ गया। सुधा तकिए पर सिर रखकर लेट गई और फटी फटी पथराए आंखों से जाने क्या देखने लगी। चंदर भी चुप था, बिल्कुल खामोश। कमरे में सिर्फ घड़ी चल रही थी, टिक टिक। थोड़ी देर बाद सुधा ने चंदर के पैरों को अपने तकिए के पास खींच लिया और उसके तलवों पर होठ रखकर उसमें मुंह छिपाकर चुपचाप लेटी रही। बिनती आई, सुधा हिली भी नहीं। चंदर ने देखा वह सो गई थी। बिनती ने फोटो उठाकर इशारे से पूछा, मंजूर? हाँ। बिनती ने बजाय खुश होने के चंदर की ओर देखकर सिर झुका लिया और चली गई। सुधा सो रही थी और चंदर के तलवों में उसकी नर्म कुंवारी सांसें गूंज रही थी। चंदर बैठा रहा चुपचाप। उसकी हिम्मत न पड़ी कि वह हिले और सुधा की नींद तोड़ दे। थोड़ी देर बाद सुधा ने करवट बदली तो वह उठकर आंगन के सोफे पर जाकर लेट रहा और जाने क्या सोचता रहा। जब उठा तो देखा धूप ढल गई है और सुधा उसके सिरहाने बैठी उसे पंखा झल रही है। उसने सुधा की ओर एक अपराधी जैसी कातर निगाहों से देखा और सुधा ने बहुत दर्द से आंखें फेर ली और ऊंचाइयों पर आखिरी सांसें लेती हुई मरनासन धूप की ओर देखने लगी। चंदर उठा और सोचने लगा तो सुधा बोली, कल आओगे कि नहीं? क्यों नहीं आऊंगा? चंदर बोला, मैंने सोचा शायद अभी से दूर होना चाहते हो। एक गहरी सांस लेकर सुधा बोली और पंखे की ओट में आंसू पोंछ लिए।